बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स है। बेसिक इंट्रोडक्शन हम इसमें डिस्कस करेंगे, जेनेटिक्स की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इनिशियल साइंटिस्ट का काम है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक लेक्चर प्लांट्स साइंसेज में जो जेनेटिक्स 1 का कोर्स है बीएस का और एमएससी का मोलेकुलर जेनेटिक्स 1 दोनों के लिए ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो दोनों ही जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं इसको ज़रूर गौर से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री की तरफ आते हैं। सबसे पहले जॉर्ज जॉन मेंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो बेसिक जितना भी जेनेटिक्स का इनिशियल वर्क है उसको इलेबोरेट करने में मेंडल का बहुत ज़्यादा रोल है और उसके क्लासेस जो हैं उसने बेसिस रखी हैं जेनेटिक्स की, तो इस वजह से फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब उसमें कुछ क्वालिटीज़ थी। ही वॉज ट्रेंड इन फिज़िक्स, मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंसेज। ये उसकी कुछ ट्रेनिंग्स थी जो उसने ली हुई थी। उसके साथ साथ ही वॉज इंटरेस्टेड इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। वो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। उसका एक रीज़न था क्योंकि उसका फादर एक प्रीस्ट था और जिस चर्च में वो रहा करते थे, जहाँ उसकी रिहाइश थी, वहाँ बहुत ज़्यादा प्लांट्स मौजूद थे। तो वहाँ प्लांट्स की मौजूदगी में उसके फादर की अफेक्शंस थी प्लांट की तरफ। तो फादर के साथ रह के उस चीज़ को बचपन से ही वो देखता आ रहा था। तो उसकी एक कह सकते हैं इंटरनल एफिलिएशन थी उन प्लांट्स के साथ। तो वो हाइब्रिडाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, इसलिए उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह स्टार्ट किए और उसके मैथमेटिक्स के नॉलेज ने, नेचुरल साइंसेस के नॉलेज ने उसे हेल्प की इस सबको करने में। हिस्ट्री के बाद बेटा हम मूव करेंगे नेक्स्ट। मेंडल के जो इम्पोर्टेंट एक स्टेप था कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से कंडक्ट किए थे, इसकी हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जेनेटिक्स की। उसमें मेंडल के जो मोस्टली जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स थे वो गार्डन पीस के ऊपर थे। मोस्टली जितने भी उसने एक्सपेरिमेंट किए थे गार्डन पी के ऊपर थे। इसके अलावा उसने वीट के ऊपर भी अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे, लेकिन उससे वो रिजल्ट नहीं उसमें मिल सके थे। लेकिन सेकंड जो उसमें और प्लांट्स उसके अवेलेबल थे उनमें से पीस ही थे जो अच्छे रिजल्ट दे रहे थे। उसके अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस उसको रिजल्ट मिल रहे थे उनके क्रॉसेस के। सो पीस में वो हमेशा जो स्टडी करता रहा है, जो उसके मोस्ट कॉमन थे वो 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स थे जिसे उसने अपनी स्टडी में लिया था और उनको स्टडी किया था। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ये थे कि प्लांट हाइट थी, उसमें फ्लावर की पोजीशन थी, पॉड शेप, सीड का कलर, सीड का कोट, और उस तरह करके 7 टोटल उसके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जिनमें उसके पास वैरायटीज ऐसी थी जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स पाए जाते थे। लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता था तो वो एक टाइम पे सिंगल पेयर जो था किसी कंट्रास्टिंग फैक्टर का उसको स्टडी करता था। यानी कि अगर वो हाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो टॉल और ड्वार्फ आपस में क्रॉस करवाता था। अगर फ्लावर के पोजीशन की बात करते हैं तो उस वक्त वो क्रॉस अगर करवा रहा है तो उस वक्त वो सिर्फ उसको कंसिडर करता था। एक्सियल फ्लावर्स वाले प्लांट्स को क्रॉस करवाता था। टर्मिनल पोजीशन पे जो फ्लावर बोर होते हैं उनके साथ वो क्रॉस करवाया करता था। तो क्रॉसिंग जो थी पीस प्लांट की विद डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स वो आर्टिफिशियल पोलिनेशन से पॉसिबल थी। वो करवाता था आर्टिफिशियल पोलिनेशन से और उससे वो हाइब्रिड क्रिएट किया करता था। जैसे उसकी एक एग्जांपल है ये एक ऑर्थोडॉक्स किस्म का मेंडेलियन क्रॉस है जिसमें टॉल प्लांट का ड्वार्फ के साथ क्रॉस करवाता है। तो इससे आने वाली प्रोजेनी जो होगी वो हेटेरोजाइगोट्स होंगे। उनमें दोनों ही पेरेंट्स के टॉल का और ड्वार्फ का करेक्टर पाया जाएगा। लेकिन क्योंकि टॉल का करेक्टर जो है वो डोमिनेंट है, इसलिए जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो सारे के सारे टॉल होते हैं। सेकंड, उसने इन हाइब्रिड्स को फर्दर कंटिन्यू किया था उनकी सेल्फिंग करा के, उनकी नई जनरेशन आगे कंटिन्यू करवाई थी। तो सेल्फिंग के प्रोसेस में जब उसने क्रॉस करवाया तो उसे 1:1 की रेशो मिलती है जिसमें 2 पेरेंटल का कम्बिनेशन मौजूद होंगे, प्योर जो होंगे होमोजाइगस। एक टॉल ऑर्गेनिज्म उसमें आते हैं उसके क्रॉस में से और दूसरा एक ड्वार्फ आएगा जो पेरेंटल कम्बिनेशन। जबकि जो 2 उसमें इंडिविजुअल मौजूद होंगे रेशो में वो उसके मिलते हैं, यानी कि 50% जो होते हैं हेटेरोजाइगोट होते हैं, बाकी 50% उसके होमोजाइगस होंगे दोनों ही पेरेंट्स के मिला के। तो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो उसने स्टडी किए थे उसके अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान, उनको हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से थे। उसमें सबसे पहले आ जाता है बेटा जो है सीड शेप।
उसके पास राउंड सीड वाले प्लांट्स भी थे और रिंकल सीड वाले भी थे। फिर सीड कलर आ जाता है, येलो कलर्ड प्लांट्स भी मौजूद थे और ग्रीन कलर्ड सीड वाले भी प्लांट्स मौजूद थे। ग्रे कलर वाले प्लांट्स भी मौजूद थे और ग्रे सीड कोट वाले और वाइट सीड कोट वाले भी थे। और एक और उसका कंट्रास्टिंग करेक्टर जो था वो पॉड शेप था, जिसमें स्मूथ और पॉड शेप थी, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती थी और कुछ कंसेंट्रिक होता था जिसमें जो उसमें सीड है उभरे उभरे नज़र आते थे। वाल पॉड कलर की बात अगर हम करेंगे तो उसमें ग्रीन और येलो जो हैं ये दो कलर उसमें पॉड कलर में पाए जाते थे। फ्लावर पोजीशन में एक्सिस में प्रोड्यूस होने वाले फ्लावर्स थे और टर्मिनल जो ब्रांचेस थी उनके ऊपर प्रोड्यूस होने वाले फ्लावर्स, तो ये दोनों मौजूद थे। इस तरह प्लांट हाइट में टॉल प्लांट्स थे और शॉर्ट प्लांट्स थे। तो जो ऊपर जितने भी करेक्टर दिए हुए हैं, सीड शेप में राउंड, सीड कलर में येलो, सीड कोट में ग्रे, सीड पॉड शेप जो है उसमें स्मूथनेस, पॉड कलर में ग्रीन, फ्लावर पोजीशन में एक्सेल में उसकी लोकेशन और प्लांट हाइट में टॉलनेस जो है, ये डोमिनेट करेक्टरिस्टिक्स हैं। वाल रिसेसिव जो करेक्टर हैं उसमें रिंकल, ग्रीन, वाइट और कंसेंट्रिक येलो, ये सारे जो करेक्टर्स हैं ये सारे के सारे रिसेसिव करेक्टर थे। तो इन 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को आपस में क्रॉस करवाया करता था वन बाय वन। तो इनसे आने वाले जो रिजल्ट से रिजल्टेंट जो होते थे वो F1 हाइब्रिड जो होते थे मोस्टली, क्योंकि ये डोमिनेंट है ऊपर वाले राउंड, तो राउंड सीड शेप जो F1 में आती थी ये जो उसकी डोमिनेंस की वजह से शो होती थी, तो कि हेट्रोजाइगोट था। इस तरह बाकी करेक्टरिस्टिक्स भी जो हैं उनमें हेट्रोजाइगोसिटी में जो डोमिनेंट ट्रेट थे वो अपीयर होते थे और ये उसके रिजल्ट्स की बेस बने और उसकी बेस के ऊपर से अपनी अजम्पशंस दी और उसने अपने कुछ लॉज फार्मूलेट किए। उसके बाद आते हैं बेटा हम वाई मेंडल सिलेक्टेड पीस, उसने पीस ही क्यों सिलेक्ट किए, रीज़न क्या थी। सबसे पहले कि पीस के प्लांट्स जो हैं इजी टू ग्रो थे और इंटरब्रेड हो सकते थे कि इसकी वैरायटीज़ आपस में क्रॉसिंग कर लेती हैं और उससे क्रॉसिंग इसकी पॉसिबल है। पॉलिनेशन करने के बाद जो उसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है उससे वायबल सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। पीस रिप्रोड्यूस एंड ग्रो टू मेच्योरिटी इन अ सिंगल सीजन, सिंगल सीजन में वो प्रोड्यूस हो जाता है, एनुअल है, तो जल्दी रिप्रोड्यूस होने की एबिलिटी जो थी ये भी उसके लिए एक सूटेबल करेक्टरिस्टिक था। थर्ड वन इसमें आ जाता है फ्लावर जो थे इसके बाइसेक्सुअल थे और उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नेचुरली एग्जिस्ट करती थी। सो इसका मतलब था कि जो उसके पास एग्जिस्ट करने वाले प्लांट थे वो प्योर लाइन थी, उनके अंदर जेनेटिक प्योरिटी मौजूद थी। सो उसकी क्रॉसिंग करना उसके लिए आसान थी, लेकिन फिर भी उसने इस जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए वो कुछ जनरेशन तक उसने जो प्लांट्स वो एज अ पेरेंट के तौर पर ट्रीट कर रहा था उनकी सेल्फिंग करवा के उसमें होमोजाइगोसिटी क्रिएट उसने भी की थी। उसके अलावा पी का एक और करेक्टर जो था कि इसमें नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स पाए जाते थे, काफ़ी सारे हैं इसमें से, जिसमें से 7 जो थे वो मेंडल ने सिलेक्ट किए थे। जो उसने अपने रिजल्ट्स में कंक्लूजन में और रिजल्ट्स में डिस्कस किए हैं वो 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर्स वो यूज़ कर रहा था पीस के। तो मल्टीपल करेक्टर्स की प्रेजेंस जो थी ये भी पी को एक मॉडल ऑर्गेनिज्म बना रही थी मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल नज़र आ रही है टॉल और ड्वार्फ, ये दोनों कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं। तो इसी तरह उसमें इजी टू हाइब्रिडाइज थे, उनकी हाइब्रिडाइजेशन करनी आसान थी। पोलन जो थे एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाने से स्टिग्मा पे इजीली वो पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था, उसमें कोई इतनी ज़्यादा इशू नहीं होती थे। और क्योंकि ये इजी था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन बहुत आसान थी इसमें से हो सकती थी, तो इजीली प्योर लाइन उसमें मिल रही थी। क्योंकि सेल्फ पोलिनेटेड जो प्लांट्स होते हैं या सेल्फ फर्टिलाइज्ड जो प्लांट्स होते हैं उनमें जेनेटिक प्योरिटी होती है, तो उसे प्योर जनरेशंस ही अवेलेबल थी पीस की केस में। इसके अलावा जो 7th पॉइंट इसमें आता है, इट प्रोड्यूसेस फर्टाइल हाइब्रिड्स, उसके हाइब्रिड्स जो प्रोड्यूस होते थे वो फर्टाइल होते थे और वो मेंडल के लिए अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट करने में हेल्प करवाता था, क्योंकि वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन को स्टडी कर सकता था। कुछ प्लांट स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनमें क्रॉसिंग तो करवा दी जाती है, लेकिन उससे बनने वाले जो हाइब्रिड होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते, उनसे जो सीड बनता है वो वायबल नहीं होता। लेकिन इस केस में पीस में एक खास करेक्टर था कि जो उससे हाइब्रिड्स बनते थे उनमें फर्टिलिटी जो थी उनकी मेंटेन रहती थी, वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने के कैपेबल होते थे। सो उससे आने वाले जो क्रॉसेस थे इसलिए वो फर्स्ट फीलियल जनरेशन से ऑनवर्ड मूव करता था और सेकंड जनरेशन प्रोड्यूस करके उनको स्टडी करता था। इवन उसने 3rd 4th जनरेशन तक भी उन्हें स्टडी किया था। इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि मेंडल के जो
रीज़न क्या थे सक्सेसफुल होने के इन एक्सपेरिमेंट्स में, कि क्यों वो सक्सेसफुल रहा था अपने एक्सपेरिमेंट में। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि मेंडल ने वो सिलेक्ट क्यों किए थे पीस सेलेक्ट करने के बाद उसको इसमें सक्सेस क्यों मिली इस क्रॉसेस में। सिर्फ पीस की ही एबिलिटी अच्छी नहीं थी कि वो अच्छे कंट्रास्टिंग करेक्टर रखते थे, एनुअल था और उसमें बाकी करेक्टर्स मौजूद थे, बल्कि मेंडल की जो इनहेरिटेंस की स्टडी थी वो एक करेक्टर को एक टाइम स्टडी करता था, यानी कि वो सिंगल करेक्टर को वन टाइम स्टडी करता था। इससे पहले वाले जितने भी साइंटिस्ट थे वो हमेशा ऑर्गेनिज्म के अंदर जब स्टडी करते थे तो वो इस चीज़ को नहीं माइंड में रखते थे कि एक वक्त में एक से ज़्यादा करेक्टर जब सामने आ जाते थे तो उनके लिए कन्फ्यूजन होता था। तो वो मेंडल जो था उसने सिंपल एक करेक्टर को माइंड में रखता था और उसके रिजल्ट्स को ही वो देखता था और उसको इंटरप्रेट करता था। बाकी उसके साथ जो भी कुछ चेंजेस आते थे उनको वो अपने रिजल्ट में नहीं लेके आता था। तो इससे उसके लिए कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता था, सो वो इजीली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता था। उसके बाद आता है कि उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो उसने सिर्फ फर्स्ट फीलियल जनरेशन F1 तक नहीं एंड किए, बल्कि वो सेकंड जनरेशन पे भी गया और थर्ड जनरेशन तक भी उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, कैरी आउट किए, ताकि वो रिजल्ट्स की श्योरिटी देखे और उसमें जो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स की आने वाली जनरेशन में वो किस तरह एक दूसरे से सेग्रीगेट करते हैं, और जो उसने अपने लॉज फार्मूलेट किए थे इनकी बेसिस पे वो उसने किए थे। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ आती है कि हिज नॉलेज इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल की एक ब्रांच है, उसने से काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया कि वो एक्यूरेट रिकॉर्ड करे डाटा, जितना भी उस प्लांट से आता था उसको एक्यूरेटली रिकॉर्ड करता था स्टैटिस्टिकल बेसिस के ऊपर, और उन फाइंडिंग्स को वो एनालाइज करता था स्टैटिस्टिकल बेसिस पे केयरफुली, और उससे वो अपने रिजल्ट्स को प्रॉपरली इंटरप्रेट कर पाता था इन स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर। और ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि उसके स्टैटिस्टिकल नॉलेज जो था स्टैटिस्टिक्स का, वो उसको उसके एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन करने में और उसका रिकॉर्ड रखने में और उनको एनालाइज करने में रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट उसका एक रीज़न था उसकी सक्सेस का, क्योंकि इससे पहले वाले जितने भी साइंटिस्ट थे वो जर्नल रिजल्ट्स को फार्मूलेट करते थे और उसमें वो उनके रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं होते। तो इसकी एक्यूरेसी थी रिजल्ट में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल नॉलेज। उसके बाद उसने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि उसने वो जिन पेरेंट्स को वो क्रॉस करवाता था उनकी प्योर लाइन्स, यानी कि पेरेंटल लाइन्स जो थी, ये ग्रू पेरेंटल लाइन्स इन सेपरेट प्लॉट्स। वो सेपरेट प्लॉट्स के अंदर पेरेंटल लाइन्स को ग्रो किए रखता था और उनकी प्योरिटी को मेंटेन रखता था, क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेटेड थी तो उनमें जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन रहती थी। ठीक है, और वो जब भी अपने क्रॉस एक्सपेरिमेंट के लिए करता था तो क्रॉसिंग के लिए दो प्लांट्स जो भी उसके होते थे, प्योर स्ट्रेन्स होते थे, उनके आपस में क्रॉसिंग करवाता था। क्रॉसिंग के लिए वो सेपरेट प्लॉट्स के अंदर इन प्लांट्स को ग्रो करता था, प्योर लाइन्स को। फिफ्थ वन इसमें जो इम्पोर्टेंट उसका एक रीज़न था कि पेरेंट प्लांट्स जो थे उनमें क्रॉसिंग जो थी जेनेटिक प्योरिटी मौजूद होने की वजह से और उसकी सेल्फ पोलिनेशन होने की वजह से वो प्योर लाइन्स कंसिडर की जाती थी, और उनमें ये चीज़ वो माइंड में रखता था कि जिन पेरेंट्स को वो सिलेक्ट कर रहा है उनमें विजिबली जो कंट्रास्टिंग जो करेक्टर्स हैं वो नज़र आने चाहिए, मौजूद हों, वो उनको देख सके। उसके बाद जेनेटिकली प्योर जो प्लांट्स थे वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वो उसने सेलेक्ट किए थे, उसके लिए वो सेल्फिंग करवा के उसने कुछ जनरेशन तक उनको प्योरिटी को चेक किया था कि उसमें कोई वेरिएशन तो नहीं आ रही। जब उसे श्योर हो गया था तो होने के बाद उसने पेरेंट्स के तौर पे उन्हें सेलेक्ट करता था और सीरीज ऑफ टेस्ट क्रॉसेस भी उसमें वो इन्वॉल्व होते थे। लास्ट वन उसमें आता है कि उसके जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट जो भी उसने कंडक्ट किए थे उस पर उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर मौजूद होती थी। वो पूरी के पूरी प्लानिंग के साथ वो कर रहा था और उसमें विदाउट प्लानिंग कोई भी उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं किया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि उसकी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हुए उसकी केयरफुली वो उनकी क्रॉसिंग करवाता था, और उसकी प्लानिंग जो थी किस कंट्रास्टिंग करेक्टर वाले को पेरेंट को मेल रखना है, किसको फीमेल रखना है, ये सारी प्लानिंग जो थी वो बड़े केयरफुली करता था, जिसकी वजह से उसके रिजल्ट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा उनमें सक्सेसफुल हुआ। दो ये सारी मेहनत करने के बाद जब उसने अपने रिजल्ट अपने पब्लिश करवाए थे तो इनिशियली साइंटिफिक कम्युनिटी ने उन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेटर ऑन वो जाके काफ़ी सालों के बाद दोबारा से रीडिस्कवर हुए और फिर मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को सही माना गया। इन बेसिस के ऊपर, इन अपने प्रोसेस की बेसिस के ऊपर उसने कुछ लॉज इंट्रोड्यूस करवाए। उन लॉज को हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बेटा हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो एंड होता है जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन का। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा जो लॉज ऑफ मेंडल हैं उनको थोड़ा जनरल डिस्कस करेंगे
और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं जेनेटिक्स की वो डिस्कस की जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।